हाय नमस्कार बच्चों, मैं सोनू कुमार आपकी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जो भी बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए मैं बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि सब्जेक्टिव का SST सामाजिक विज्ञान के जो 40 नंबर के सवाल होंगे वो सारा सवाल को मैं आज के सामने हल करने वाला हूं। आपकी जो क्लास होगा 2, 3, 4 पार्ट में होगा, आप इसको देख लीजिएगा और आपका इसी से एग्जाम में आएगा। ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, अंतिम जो है कि त्रिलोक की जो अंतिम शक्ति होता है तो सुदर्शन चक्र, आज वही मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। आप जो भी बच्चे या आज इस 2025 में एग्जाम देंगे उसके लिए बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा VVI कि आपको बस जाना है और लिखना है। एक बार हमारी वीडियो को देख लीजिए। अगर आप लोगों को पसंद पड़ता है आप हमसे कमेंट करके हमारी नोट्स को भी मंगा सकते हैं। और आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूं उस VVI क्वेश्चन से जो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट के लिए 2025 में जो भी बच्चे एग्जाम देंगे उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज मैं शुरुआत कर रहा हूं उस क्वेश्चन से जिसको बहुत बेसब्री से इंतजार था सब बच्चों के लिए। चलिए, मैं ज्यादा आपके टाइम को नहीं लेते हुए मैं आपके डायरेक्ट आपका बोर्ड पर आता हूं। चलिए, सबसे पहली बात है कि हमने बहुत सारा क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है और आप उसमें देखिए और इसमें समझते जाइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, 1 नंबर में है कि भारतीय लोकतंत्र, कहते हैं भारतीय लोकतंत्र जो है कि किन्हीं 4 समस्याओं का वर्णन करें। आखिर भारतीय लोकतंत्र की कौन कौन सी समस्या हो सकता है, इसमें हम जानेंगे कि समस्या क्या था। भारतीय लोकतंत्र की कौन सी समस्या है हम जानेंगे। इसकी 4 गो प्रमुख जो समस्या है, सबसे पहली बात है कि देश की अखंडता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। सबसे पहली जो समस्या आपका आता है कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। दूसरी जो समस्या आपका आ जाता है कि उच्च एवं न्यायिक पदों पर व्याप्त भ्रष्टाचार, ये भी आपको बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, ये भी आपको ये प्रमुख समस्या है। कहते जो उच्च पद पर बैठे हुए जो भी हैं, हमारी कर्मचारी जो भी है वो सबका नहीं बोल सकते हैं, वो ऐसा है, घूसखोर है, भ्रष्टाचारी है कि बहुत बड़े बड़े पद पर है जो कि भ्रष्टाचारी कर रहा है। ये भी हमारी लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, ये बहुत बड़ा कैंसर का काम करता है। इस चुनौती से हम लोग को निपटना चाहिए। दूसरी जो हो गया, और तीसरी है और महंगाई। आज दिन प्रतिदिन महंगाई और बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, यह भी हमारी लोकतंत्र की बहुत बड़ी समस्या है। एक है कि जलवायु परिवर्तन, जिससे कि समय पर बारिश नहीं होने के कारण जो है कि यहाँ का किसान भी बहुत ज्यादा परेशान रहता है। जलवायु परिवर्तन और आंतरिक सुरक्षा जैसी ज्वलंत समस्याएं हैं। आंतरिक सुरक्षा जैसी ज्वलंत समस्याएं हैं, अंदर में जो भी जितने भी हैं वो बहुत ज्यादा जो है कि हमारे देश के अंदर, हमारे देश के ही अंदर नक्सलवाद हो, बहुत सारा भ्रष्टाचार है, उग्रवाद है, ये सारी चीज जो है कि हमारे देश के अंदर है। अगली जो चौथी समस्या इसमें संसद में महिलाओं को कम भागीदारी, अशिक्षा, अंधाधुंध चुनावी खर्च आदि राजनीतिक समस्याएं हैं। इसमें महिलाओं को भी क्या करना चाहिए, भागीदारी को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि संसद में महिलाओं की भागीदारी रहेगा तभी जो है कि आपका क्या होता है, यहां पर चुनाव की प्रक्रिया जो है कि अच्छा से संपन्न हो पाता है। ये क्वेश्चन हो गया, बहुत बारीकी से हम लोग देख पाए कि ये हमारी 4 गो समस्या है। अगर आपके एग्जाम में ये आएगा, बहुत ज्यादा VVI क्वेश्चन है जिसको हमने सिलेक्ट किया है, और इस तरह से आपको अगर आ जाए क्वेश्चन कि भारतीय लोकतंत्र की
किन्हीं 4 समस्याओं को वर्णन करें, तो आपको क्या करना है, इस तरह से 4 समस्याओं को लिख देना है। इस तरह से आपके 4 समस्या को लिख देना है। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, ठीक है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कहते हैं ये आपकी दूसरी जो क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे बढ़िया से। कहते हैं ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग कौन कौन है। ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग कौन कौन है। सबसे पहली बात है कि ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग निम्नलिखित है। सबसे पहला जो है आपका बता दें कि ग्राम सभा या पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क स्त्री पुरुष जो 18 वर्ष से ऊपर जिसका उम्र हो जाता है, वही ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। कहते जो भी सदस्य वहां पर 18 वर्ष के होता है, वो सब ग्राम सभा का सदस्य कहलाता है। ये हमारी सबसे पहली जो बात है, प्रमुख अंग की बात है। सबसे पहला अंग हमने आपको बताया कि ग्राम सभा। और ग्राम सभा का सदस्य वहां की जनता होता है, किसी भी पंचायत की जनता होता है जिसका 18 वर्ष उम्र हो चुका है, उस जनता का ही आपका ग्राम सभा का सदस्य होता है। दूसरी आपकी प्रमुख जो बात है ग्राम सभा की, दूसरी बात है कि मुखिया। दूसरा कौन सी हो गया, मुखिया हो गया। यहां पर आपका दूसरा उधर हो गया था। दूसरा कहते ग्राम सभा की बैठक बुलाता है और इसकी अध्यक्षता भी करता है। ग्राम सभा की बैठक बुलाता है और इसकी क्या करता है, अध्यक्षता भी करता है। तीसरी जो समस्या है कि ये जो आपको बता दें कि मुखिया जी का काम है कि ग्राम सभा को बैठक बुलाना है। कम साल भर में 3 से 4 मरते बैठक बुलाया जाता है। तीसरी जो बात है कि इसमें तीसरा अंग है कि ग्राम रक्षा दल। कहते हैं ये गांव में एक पुलिस का काम करता है। कहते हैं ये पुलिस का व्यवस्था है, इसमें गांव में जो पुलिस व्यवस्था का काम करता है, जो युवक होता है, इसमें भाग लेता है गांव का। चौथी जो व्यवस्था है कि ग्राम कचहरी, इसी को कहते हैं न्यायालय। ग्राम कचहरी में, जिसको हम अदालत कह सकते हैं, इसमें आपको क्या किया जाता है, कोई भी ग्राम कचहरी में ही पर सरपंच होता है और वहां का जो है कि अध्यक्ष करता है, सरपंच होता है। कोई भी झगड़ा झंझट फलना चिलना हो जाए तो यहां पर सुलझाया जाता है ग्राम कचहरी में। ठीक है बाबू, चलिए इस क्वेश्चन को अगर हो गया होगा, आप बारीकी से देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा भी आई है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कहता है कि इसमें क्वेश्चन कहता है कि कहते हैं लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। कैसे? ये बात बोलता है अब्राहम लिंकन, अमेरिका के राष्ट्रपति। ये जो बात बोला था अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, लिंकन ये बात बोले थे। कहे थे, ये बताए थे कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसके शासन की संपूर्ण शक्ति जनता में निहित है। लोकतंत्र की शासन की सारी शक्ति किस में रहता है? जनता में रहता है। कहते दूसरे शब्दों में हम लोकतंत्र उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जहां जनता शासन कार्यों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से क्या करती है? इसमें भाग लेती है। कह सकते हैं कि शासन जनता की इच्छा तथा आकांक्षाओं के अनुरूप संचालित होती है। शासन जनता की इच्छा और आकांक्षाओं के अनुरूप ही संचालित होती है। कह सकते हैं कि जनता के द्वारा संचालित जनता का एवं जनता के लिए शासन
है। ये जो किसके लिए शासन है? जनता के लिए, जनता के लोक कल्याण के लिए। लेकिन आज कहां सुनता है, आज तो राजशाही हो गया है। ऐसा लगता है कि हमारा, अगर मान के चलो किसी का कोई विधायक है तो उसी का बेटा फिर विधायक बनेगा। आज देख रहे हैं कि राजनीतिक में ऐसा हमारे यहाँ ऐसा हो चुका है कि जिसके पास पावर है वही सत्ता संभाल रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये हमारी बहुत सारी जो है कि ये सारी है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी जो क्वेश्चन हो गया है, अब चौथी क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कहते हैं चौथी क्वेश्चन है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र एक प्रकार का क्या है? शासन व्यवस्था है, जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार होता है। एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनीतिक और कहते हैं जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी है। देश में यह शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। अब्राहम लिंकन साहब यही बात बोले थे कि जनता, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। यही बात बोले थे, अब्राहम लिंकन जी बोले थे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लोकतंत्र जो है कि से आप क्या समझते हैं कि ये जनता के द्वारा शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं, जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार मिलता है। एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की भी होता है। कहते हैं आर्थिक मतलब कि उसको समान रूप से पैसा, जब अगर किसी व्यक्ति को पास कमजोर है, बहुत ज्यादा गरीब है, तो उस व्यक्ति को सरकार के द्वारा मदद करना चाहिए। ऐसा ही लोकतंत्र होना चाहिए देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन है। कहते हैं 5वां नंबर जो क्वेश्चन है आपका, सबसे पहली बात है कि 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है। सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है। कहते हैं सूचना का जो अधिकार है, सूचना का अधिकार क्या होता है कि सूचना आपको क्या करना है? देना है। आपको हर व्यक्ति का अधिकार है, किसी भी, कोई भी अगर होता है, कुछ भी होता है घटना, तो उसका अधिकार है उस बात को जानने का हक है, उस बात को समझने का हक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सूचना का अधिकार जो है कि हम कहते हैं कि सूचना का अधिकार द्वारा आम जनता को सरकारी दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्राप्त होती है। इससे जनता यह बात जान सकती है कि लोकतंत्र में आमजन के लिए क्या क्या कार्य संपन्न किए गए हैं और क्या क्या होने वाला है। अतः लोकतंत्र का रखवाला कानून है। लोकतंत्र का रखवाला कौन है? कानून है। यानी कि हर व्यक्ति को इसमें आपको क्या होना चाहिए? हिसाब होना चाहिए। हर व्यक्ति को अधिकार है कि लोकतंत्र में जानने का अधिकार होना चाहिए। तो ये हमारी जो लोकतंत्र की जो सूचना का अधिकार है, इस तरह से लोकतंत्र का रखवाला होता है। क्योंकि आपको बता दें कि सरकार द्वारा जारी किए गए जो भी दस्तावेज है उसको जानने का बहुत बड़ा हक है जनता को। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, जिसमें देखेंगे आपका संघ राज्य का अर्थ बताइए। आखिर संघ राज्य का अर्थ क्या है? कहते हैं जब सत्ता का विभाजन क्षेत्राधीन स्वायत्तता केंद्रीय, राज्य या क्षेत्रीय स्तर एवं स्थानीय सरकार के बीच वितरित कर दिया जाता है तो संघीय राज्य कहलाता है। यही क्या कहलाता है?
संघीय राज्य कहलाता है। इसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्र के पास ही रहता है। टोटल का टोटल किसके पास रहता है? सत्ता का बागडोर कंट्रोल रहता है केंद्र के पास। कहते हैं इसमें सबसे पहली बात है कि जब सत्ता का विभाजन क्षेत्राधीन स्वतंत्रता और केंद्रीय राज्य या क्षेत्रीय स्तर एवं स्थानीय सरकार के बीच वितरित कर दिया जाता है तो संघीय राज्य कहलाता है। इसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्र के पास रहती है। समझिएगा, अगर हम विभाजन करते हैं, मान के चलिए अगर सत्ता का विभाजन करते हैं, एगो राज्य सरकार है, एगो केंद्र सरकार है, लेकिन जो है कि राज्य सरकार तो सत्ता चला रहा है लेकिन उस पर कंट्रोल जो है कि केंद्र सरकार का रहता है। इसी को कहते हैं संघीय। मतलब कि कहा गया है कि सारा का सारा कंट्रोल जो है कि केंद्र सरकार का होता है किसी भी राज्य में। इसीलिए जो है कि हर एंगल से, इसमें हमारे संविधान में लिखा गया है कि हर एंगल से जो है कि पावरफुल बनाया गया, केंद्र को सबसे ज्यादा शक्तियां दिया गया है। इसीलिए जो है कि आपको बता सकते हैं कि हमारी जो है कि संघ राज्य का अर्थ यही होता है, संघ जो देश है यही हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कहते बिहार में जो छात्र आंदोलन हुआ था के प्रमुख कारण क्या था? बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या था? हम आपको बता दें छात्र आंदोलन के जो प्रमुख कारण था, सबसे पहली बात है कि मार्च 1974 ईस्वी में बेरोजगारी एवं खाद्यान्नों की कीमत में बहुत ज्यादा तेजी से वृद्धि हो जाता है। कहते हैं 1974 ईस्वी में बेरोजगारी की चरम सीमा बहुत पार कर गया था और इसमें पार कर जाने के कारण जो है कि खाद्यान्न की भी कीमत बढ़ गया था और बढ़ जाने के बाद जिस कारण से ही कह सकते हैं वृद्धि के कारण ही बिहार के छात्रों ने सरकार के खिलाफ विरोध छेड़ दिया था, जिसे छात्र आंदोलन के नाम दिया गया था। और इस छात्र आंदोलन के नेता जो थे जयप्रकाश नारायण। हम बता दें छात्र आंदोलन के नेता जयप्रकाश नारायण था। और हम बता दें इन्होंने ही एक नारा दिया कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि परिवारवाद क्या है? परिवारवाद क्या है? अभी जस्ट बताएं हम कि सत्ता में जो है कि अपने परिवार के प्रति जो है कि नेता सोचते हैं, मतलब कि और आपके प्रति नहीं सोचते हैं कि अगला आदमी भी कोई नेता बने, ऐसा नहीं सोचते हैं। एकदम डायरेक्ट जो है कि अपना ही परिवार के लोगों को बढ़ाना चाहता है। जैसे कि मान के चलो कि यहां पर अगर कोई सत्ता में है, कोई भी नेता है, तो उसका अगला जो आने वाला जनरेशन है, जिसका जो आगे जो मुख्य जो होगा उसका ही बेटा होता है। या तो फिर अगर कोई इलेक्शन में कहीं से चुनाव टिकट दिलवाना तो अपना ही बेटा को देंगे, अपना ही बेटा के देंगे, अपना ही परिवार के लोगों को देंगे। इसी को परिवारवाद कहते हैं। सबसे पहली बात है कि परिवारवाद क्या है? सबसे पहली बात है कहते परिवारवाद ऐसी मानसिकता है जिससे राजनीति भी प्रभावित हुई है। इसके अंतर्गत राजनीतिक दल के सुप्रीमो या अध्यक्ष चुनाव में अपने ही परिवार के ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को टिकट देते हैं। अंततः परिवारवाद राजनीति को काफी हद तक प्रभावित करती है। राजनीति को क्या करती है? काफी हद तक प्रभावित करती है। अपने ही परिवार को टिकट देना, अपने ही परिवार को चुनाव में लड़ाना, यही क्या कहलाता है? परिवारवाद कहलाता है। अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। ये क्वेश्चन है दल बदल। बहुत ज्यादा VVI क्वेश्चन है दल बदल। कहते हैं दल बदल क्या है? कहते हैं दल बदल क्या है? दल बदल क्या है? VVI क्वेश्चन है, दल बदल क्या है? बता दें, अगर जैसे कि जीत जाता है किसी को, कहते दल बदल कानून विधायकों और सांसदों पर लागू होता है कि एक दल से दूसरे दल
में पलायन को रोकने के लिए संविधान में संशोधन कर कानून बनाया गया है। इसे ही दल बदल कानून कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं इसमें संसद, कहते हैं संसद और विधायक कहते हैं संसद और विधायक क्या करता है, जीत जाता है एक पार्टी से और दूसरे पार्टी में चल जाता है। जैसे कि अगर कोई संसद जो है कि कांग्रेस से जीता है, संसद कांग्रेस से जीता है, अगर मान के चलो नीतीश नाम के एक संसद है जो कि कांग्रेस से जीत गया है, और ये बीजेपी में यही क्या किया, भाग के चला आया। ठीक है बाबू, यही दल बदल होता है। लेकिन इसीलिए जो है कि इसमें कानून लाया गया था कि दोबारा ये भागे तो इसकी सदस्यता क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक रद्द हो जाएगा और वहां पर उस क्षेत्र में फिर से चुनाव होगा। इसीलिए ये कानून लाया गया था। समझ गए बाबू कि इसमें कहने के मतलब है कि ये जो है बात है कि दल बदल रोकने के लिए ही, जो दल बदल मतलब एक दल से दूसरे दल में जाने के रोकने के लिए जो कानून बनाया गया था उसी को क्या कहा गया, दल बदल। अगली जो क्वेश्चन है 10 नंबर में कहता है कि गुप्त मतदान पत्र क्या है। तो गुप्त मतदान पत्र क्या है, इसकी उत्तर हम लोग लेंगे। कहते गुप्त मतदान पत्र क्या है, आंसर हम यहां देते हैं। कहते गुप्त मतदान क्या है, गुप्त मतदान क्या है। चलिए यहां पर हम लेते हैं गुप्त मतदान क्या है। सबसे पहली बात है कि गुप्त मतदान क्या है कि भारतीय संविधान में अपने, कहते भारतीय संविधान में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए गुप्त मतदान की व्यवस्था है। आप अच्छा वोट कोई देता होगा, कोई किसी का मम्मी अगर देते होंगे तो किसी को बता के नहीं देते कि फलना के दिए वोट, वो अपनी मर्जी से गए, या तो ईवीएम बटन टिपना है, अपनी जो है कि गुप्त रूप से टिपना है, तो वही जानेंगे कि कौन सा बटन हम टिपे हैं। अगर कोई बैलेट पेपर से देते पर्ची पर तो वही ठिप्पा लगाएंगे, वही जानेंगे और दूसरा कोई नहीं जानेगा। इसी को कहते गुप्त मतदान रखा जाता है। ऐसे लड़ाई हो जाता है गांव ग्राम में। कहते मताधिकार प्राप्त, कहते हैं यहां पर कि देश का प्रत्येक 18 वर्ष के ऊपर की आयु के मताधिकार प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति को अपना मतदान मतपत्र, बैलेट पेपर अथवा ईवीएम कहते ईवीएम मशीन द्वारा वहां की व्यवस्था के अनुसार किसी व्यक्ति को बतलाए बिना गुप्त ढंग से वोट डालना, गुप्त ढंग से करना या मतदान करना। मतदाता अपनी पसंद के अनुसार योग्य उम्मीदवार के पक्ष में उस प्रत्याशी के नाम के आगे निशान लगाकर अथवा मशीन का बटन दबाकर जहां जैसी व्यवस्था हो गुप्त ढंग से अपना मतदान करता है। यही मतदान की निष्पक्षता एवं लोकतंत्र व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। इसी व्यवस्था को गुप्त मतदान प्रणाली कहा जाता है। इसके द्वारा अवैधानिक तथा अनैतिक कारगुजारियों पर व्याप्त अंकुश लगाया जाता है। तो ये जो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, आपको कहानी नहीं लिखना है। कैसे लिखना है आप समझिएगा। कहते हैं गुप्त मतदान क्या कि भारतीय संविधान में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सबको अपने हक के उम्मीदवार को चुनने का अधिकार होता है। जहां भी व्यक्ति होता है, या तो वो ईवीएम के द्वारा या तो फिर वो बैलेट पेपर के द्वारा मत का प्रयोग करता है, और वो व्यक्ति अपने मनपसंद उम्मीदवार को, जो उसके मन में अच्छा उम्मीदवार आता है, उसी आदमी को वोट देता है।
इसी को कहते हैं गुप्त मतदान। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? 2025 में जो भी बच्चे देंगे आप समझ लीजिए कि 2025 में जो भी देने वाले हैं ये सारा क्वेश्चन आपका जो है कि बहुत ज्यादा VVI क्वेश्चन है। तो हम कह सकते हैं बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? तो बंधुआ मजदूर हम कहते हैं, बंधुआ मजदूर वह मजदूर होता है जो अपने स्वामी का ऋणी होता है। क्या होता है? अपने स्वामी का ऋणी होता, मतलब गुलाम होता है, और वह ऋण की अवधि तक, जब तक उसका मजदूरी, जब ऋण नहीं चुकाता है तब तक वह इसमें कोई भुगतान मजदूर के भी नहीं किया जाता, मतलब बिना मजदूरी के उसके यहाँ काम करते रहता है। उसी को कहते हैं बंधुआ मजदूरी। क्या कह सकते हैं कि बंधुआ मजदूर हम कह सकते हैं कि बिना मजदूरी के गुलाम की तरह काम करते रहना ही उसको बंधुआ मजदूर कहते हैं। अगली क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें, कहते हैं अगला जो 12वां नंबर क्वेश्चन है, सबसे जो है कि ये बहुत ज्यादा आपको परीक्षा के दृष्टि से धर्मनिरपेक्ष राज्य से क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज्यादा VVI क्वेश्चन है। आप इसको जो है कि जरूर पूछेगा ये क्वेश्चन आपका 2025 के एग्जाम में, या तो फर्स्ट सीटिंग में या तो सेकेंड सीटिंग में ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा। आप लिख लीजिए कॉपी पर, आपको आएगा तो आएगा। कहते धर्मनिरपेक्षता एक पश्चात धारणा है जिसका शाब्दिक अर्थ है धर्म व राजनीति को एक दूसरे से अलग करना है। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता में निम्नलिखित लक्षण शामिल है। सबसे पहला है कि राज्य यानी कि सरकार का कोई अपना राज्य धर्म नहीं होगा। अगर सरकार का कोई राज्य धर्म होगा तो क्या होगा कि वहां पर उस धर्म को सबको मानना पड़ेगा, हमेशा टकराव होते रहेगा। इसीलिए सर यहां पर भारत में कहा गया कि राज्य का कोई अपना स्पेशल धर्म नहीं होगा। दूसरी बात है कि नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया है कि उसको वो जिस धर्म को चाहे उस धर्म को मान सकता है। आपको मन करता है तो बौद्ध धर्म मानिए, आपको मन करता है तो जैन धर्म मानिए, आपको जो धर्म आपको अपनाना है वो धर्म अपना सकते हैं। भारतीय संविधान में आपको एकदम फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तीसरी बात है सर्वधर्म संभव, अर्थात राज्य को दृष्टि से सभी धर्मों को सम्मान करना चाहिए। राज्य को सभी धर्मों को क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। चौथा है अल्पसंख्यक वर्ग के विशेष हितों की रक्षा, और संक्षेप में भारत में धर्मनिरपेक्षता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सर्वधर्म संभव है, ये बात कहा गया है। उसके बाद में अगली जो क्वेश्चन आता है 13वां नंबर क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है कहता है कि इसमें जो बात हम बोलने जा रहे हैं, कहते हैं कि किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। जो भारत को क्या बनाता है? धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। सबसे पहली बात है कि हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना हेतु निम्न प्रावधान किया गया है। सबसे पहला प्रावधान है कि भारतीयों को धर्म मानने की छूट है, कि किसी भी धर्म को वो मान सकता है, उसके लिए आजादी है। दूसरा प्रावधान है कि भारतीय कोई भी धर्म स्वीकार कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दो राय नहीं है। ये आपको बात है, ये बहुत छोटी सी बात था जो बहुत ज्यादा अच्छा है। ये आपको परीक्षा के दृष्टि ये भी आपको रखिएगा, आपको बहुत अच्छा है क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन है, ये कहता है आपको कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है। स्पष्ट करें, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है। हम जो पढ़ा रहे हैं बाबू, जो हम बता रहे हैं, ये आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा।
एकदम ब्रह्मास्त्र है। आपको अंतिम जो कहते हैं त्रिलोक की अंतिम शक्ति है, इससे ज्यादा बढ़कर कोई नहीं आ सकता एग्जाम में, उसको औकात नहीं है पूछने का। समझ गए? आप मेरे वीडियो रिकॉर्ड अगर जो भी अगर नहीं है, अगर एग्जाम देकर आइएगा तो आप मिला लीजिएगा, यही क्वेश्चन रहेगा, यही सब रहेगा। हम आपको बता दें कि हाँ, शिक्षा का अभाव जो है कि लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कहते नागरिक जागरूकता के अभाव में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। शिक्षा ही उनके भीतर जागरूकता पैदा कर सकती है। आप पढ़ल लिखल रहिएगा तभी आपको लड़ने का अधिकार होता है कि आप किस प्रकार के जो है कि आपका क्या क्या अधिकार है, क्योंकि आप भी एक नागरिक है देश के, आप भी टैक्स को पे कर रहे हैं। आपकी वजह से ही शासन, पुलिस प्रशासन, ये पूरी जो देश का शासन व्यवस्था है आपका भी योगदान है। चाहे आप छोटे हों या बड़े हों, लेकिन आप भी एक टैक्स पे कर रहे हैं। आप कहिए सर हम छोटा है तो हम कौन सी टैक्स पे कर रहे हैं, हम तो कमेबे नहीं करते हैं। अरे भाई, आप नहीं कमाते हैं लेकिन आप तो कुछ तो खरीदते होंगे। कुरकुरे ही खरीद लीजिए, मान लीजिए 5 रुपया के, तो उसमें भी तो सरकार को जो टैक्स देता है, कंपनी जो देता है टैक्स, आप ही का पैसा को जोड़ दिया गया है। अगर वो टैक्स उस पर नहीं जोड़ा रहता तो वो कुरकुरे और भी सस्ता में मिल सकता था। इसीलिए आप जो है कि हर समय जो भी चीज आप खरीदते हैं उस पर सारा पर सरकार ने आपको टैक्स लगा चुका है। या तो आपको डायरेक्ट नहीं देना पड़ता है, इनडायरेक्ट देता है। कंपनी से वो लेता है और वो कंपनी वाला हम से लेता है जो भी प्रोडक्ट बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो गया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों कहते हैं सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है? सत्ता के साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या? कहते हैं विभिन्न राजनीतिक दल सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, मतलब कंपटीशन रहता है। चाहे जो भी राजनीतिक दल है आपस में ही कंपटीशन रहता है, दोनों में बहुत ज्यादा स्पर्धा रहता है। कहते हैं इसमें सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधाराओं और समूह वाले की राजनीतिक दलों के हाथों में आती है। कहते हैं अलग अलग विचारधारा के पास चला जाता है, सत्ता बारी बारी से उलट फेर होते रहता है। इसीलिए लोकतंत्र में हमेशा है कि सत्ता बदलते रहना चाहिए। अगर रोटी एक ही जगह रहेगा तो वो रोटी जल जाएगा, इसलिए हमेशा उसको चेंज करते रहना चाहिए, पलटने रहना चाहिए। कहते हाथों में आती रहती है सत्ता की साझेदारी, सबसे अघतन रूप गठबंधन की राजनीति या गठबंधन की सरकारों में दिखता है। जब विभिन्न विचारधाराओं, विभिन्न सामाजिक समूहों और विभिन्न क्षेत्रीय समूहों और स्थानीय हितों वाले राजनीतिक दल एक साथ एक समय में सरकार के एक स्तर पर सत्ता में साझेदारी करते हैं तो लोकतंत्र में विभिन्न हितों एवं नजरियों की अभिव्यक्ति गठबंधन तरीके से राजनीतिक दलों के अलावा जन संघर्ष एवं जन आंदोलन के द्वारा भी होती है। आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की कार्य प्रणाली का सबसे लोकप्रिय स्वरूप संघवाद है। ये लंबा क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछेगा। यहां तक हो गया, आगे है ये बड़े क्वेश्चन के रूप में पूछेगा आपको। 4 नंबर का जो क्वेश्चन होता है 5 नंबर का, ये आपका रहेगा। कहते हैं इसमें आपको बता दें, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं आंदोलन जो है कि तरीके होते हैं। आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की कार्य प्रणाली का सबसे लोकप्रिय स्वरूप संघवाद है। कहते हैं एक अन्य व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था है जिसमें शासन का एक ही स्तर होता है, बाकी इकाइयां उसके अधीन काम करती है। यह भी आपको बहुत ज्यादा VVI जो कि ये दीर्घ उत्तरीय सवाल में आपका रहेगा। ये आपको 2 नंबर का सवाल नहीं रहेगा बल्कि ये लॉन्ग क्वेश्चन का है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ये आपकी पॉलिटिकल साइंस चल रहा है बाबू, पॉलिटिकल साइंस चल रहा है जो कि आप देख सकते हैं। अगली क्वेश्चन हम लेते हैं कि भारत की संसद विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व
की स्थिति क्या है? कहते हैं शिक्षा के प्रसार और जागरूकता के कारण हुए महिला आंदोलन से भारत में महिलाओं को सत्ता में प्रतिनिधित्व मिलने लगा है। अब भारत में सत्ता में प्रतिनिधित्व जो है कि महिलाओं को भी भागीदारी मिलने लगा है, फिर भी महिला प्रतिनिधियों की संख्या संतोषजनक नहीं है। 15वीं लोकसभा चुनाव में 59 महिलाएं प्रतिनिधि आई है, लेकिन इनका प्रतिशत 11 से कम है। कहते हैं 11 से कम है। कहते राज्य विधायिका में भी इनका प्रतिनिधित्व 10% से नीचे ही है। बिहार में ग्राम पंचायत में इनके लिए 50% सीटें आरक्षित कर दी गई है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर 50% सीट महिलाओं के लिए क्या किया गया है? आरक्षित कर दिया गया है। चलिए ठीक है, ये हमारा आज का क्लास रहा जो कि आपकी पॉलिटिकल साइंस का चल रहा है। आपका जो 2025 में जो भी बच्चे देने वाले एग्जाम हैं उन सभी के लिए आपके लिए चल रहा है। इसके क्लास को आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन होगा अगला हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और इसी तरह से आपका जो पार्ट बाय पार्ट है छोटा छोटा वीडियो हम कंप्लीट कर देंगे। आप एक बार हमारी इस वीडियो को जरूर एग्जाम में जाएं, देखकर आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपको हम कहते हैं 100 नहीं 200% का गारंटी लेते हैं कि आपको फायदा। एक बार आपको सरसरी निगाहों से पूरी वीडियो को देखना है, अच्छी तरीके से देखना है। अब देखने के बाद में आप एग्जाम में जाइए, आपको 100% फायदा होगा। चलिए आज की सेवा से हम विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री।